वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो ये दो जो फार्मूले थे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे फार्मूले हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डिराइव भी करने के लिए आते थे। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है। अब देखिए, हम इसको ना कुछ एग्जांपल से डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में इन चीजों को आप यूज करते हो। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे एक फैन है, फैन की स्विच को हम ऑन करते हैं। जैसे हमने फैन की स्विच को ऑन किया, वो उसके जो फैन के जो फिन्स लगे हुए हैं वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ पे हर चीज अब रोटेशनल के फॉर्म में स्टडी करेंगे कि हमारी कोई भी चीज, इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी स्टडी किया था वो लीनियर के फॉर्म में किया था, लीनियर मोशन के फॉर्म में। यहाँ पे हर चीज हमारी रोटेट होगी, इसीलिए हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे स्विच को हम ऑन करते हैं, फैन हमारा रोटेट होना शुरू होता है। तो जब फैन हमारा रोटेट होना शुरू होता है तो आप देखिए कि उस फैन में जब वो रोटेट हो रहा है तो कुछ न कुछ ऐसा फोर्स है जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन वहां पे जनरेट हो रहा है। आप देखिए, विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट वेलोसिटी वो मूव नहीं करेगा। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो रही है वो ड्यू टू दिस टॉर्क, इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्योंकि आप देखो कि उस जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उसमें है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उन पे जो भी फोर्स एग्जर्ट होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वहां पे तो किसी फोर्स की बात है नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा एक मोमेंट जनरेट हो रहा है जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा फैन गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। आप देखिए, एक और हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हर घर में दरवाजा होता है, दरवाजे के एक एंड को आप पकड़ के आप रोटेट करते हो, खोलते हो दरवाजे को, एक एंड पे आप फोर्स लगाते हो। ये जो फोर्स आप लगाते हो, इसी फोर्स से वो हमारा दरवाजा ओपन या बंद होता है। तो सेम चीज है कि वो फोर्स जो है, वो फोर्स और जो सेंटर पॉइंट है जहां से वो रोटेट हो रहा है, जिस पॉइंट से, उस फोर्स और उस सेंटर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बोलते हैं। और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ, दिस इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं और जो लाइन ऑफ एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड वो मूव कर रहा है, सपोज ये दरवाजा, दरवाजा हिंज रहता है दीवार में, वो जो वहीं पे वो एक्सिस है, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो दरवाजा हमारा रोटेट करता है। तो इस एक्सिस और जो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो और जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लेते हैं। और ये एक टाउ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर ऐसे वेक्टर, और हम इसको इस तरीके से आर क्रॉस एफ। आर, व्हाट इज आर? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हम इसको और थोड़ा क्लैरिटी ले आएंगे कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने पे किस तरीके से ये फॉर्मूले वेरी करते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। आप देखिए, पहले हम इसके नोटेशंस और इसके डायमेंशंस और इसके यूनिट्स क्या होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर ये क्या है, एक डिस्टेंस है, और ये क्या है, फोर्स है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर होगी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। ये इक्विवेलेंट टू क्या है, आप देखिए, इक्विवेलेंट टू जूल है।
जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, इक्विवेलेंट टू जूल इसको हम बोल सकते हैं। और हम इसका डायमेंशन अगर देखें, डायमेंशन एनालिसिस में आप देखोगे तो इसका डायमेंशन जो निकल के आएगा वो आएगा ml_10⁻², क्योंकि फोर्स का होता है ml⁻², और एक लेंथ और है तो वो L² हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। आइए यहां पे हम देखते हैं कि हम इसको रिलेट करते हैं। हमारा जो लीनियर मोशन है, जो लीनियर मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनिए, जो लीनियर मोशन हो रहा है उसके लिए मेरा केवल ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप जाइए बैक में और लीनियर मोशन के बारे में आप देखो, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे वो केवल एक फोर्स अप्लाई करने पे ही हम जो है लीनियर मोशन गेन कर लेते थे। बट जहां पे हमारा ये रोटेशनल मोशन हो रहा है या एंगुलर मोशन हो रहा है, आप उसको रोटेशनल मोशन बोलो या एंगुलर मोशन बोलो, ऐसे सिचुएशन में केवल हमारा फोर्स ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हाउ एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड, वहां पर वो दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टाउ, मींस हाउ एंड वेयर दिस फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उस दरवाजे के किस एंड पे अप्लाई हो रहा है और किस तरह से अप्लाई हो रहा है। हो सकता है कि हम उस दरवाजे को वर्टिकली हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, हो सकता है हम इंक्लाइन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। तो कहने का मतलब यही है कि केवल फोर्स के ऊपर हमारा रोटेशनल मोशन डिपेंड नहीं करता है, वो हाउ एंड वेयर दिस फोर्स इज अप्लाइड उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी आगे हम इसको और थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है और इसी चीज से हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। पूरी फिजिक्स को हम जो उसके फॉर्मूले से ही डिफाइन करेंगे पूरे मार्क्स मिलेगा, उसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। मींस फोर्स कहने का मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन का मल्टीप्लीकेशन जो है वही हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क होता है। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी यूनिट और इसके हम डायमेंशन के बारे में भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब आप देखो कि हम कैसे फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या केसेस यहां पे हो सकते हैं। सपोज ये इस तरह से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो आर है वो आर इस डायरेक्शन में, देखिए ध्यान दीजिए, टाउ इक्वल आर क्रॉस एफ। टाउ भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सारे वेक्टर टर्म्स हैं। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को मॉड मींस इसका केवल मैग्नीट्यूड, ये अभी वेक्टर है, अभी हम इसका केवल मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, इससे हमारा इसका ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देखिए जो हमारा आर है, आर मींस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, ये हमारा आर है, तो वो आर और एक हमारा फोर्स एफ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा ये टाउ एक्ट करता है। मींस ये जो आर और एफ जिस प्लेन पे लग रहे हैं उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ये टाउ एक्ट करता है। मींस टॉर्क हमारा इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होता है। अब हम इसके कन्वेंशन की भी बात कर लेते हैं कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। कन्वेंशन ध्यान से सुनिए, कन्वेंशन की बात हम करते हैं। कन्वेंशन मींस अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव टाउ को लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पे वेक्टर टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करें कि अगर हम इसके कन्वेंशन पे जाए
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आइए बैक टू हियर, ये हमारा आर है, डिस्टेंस है आर, जहां पे इस पॉइंट पे हमारा फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है एफ। आप देखिए इस आर की डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस तरीके के हमारे 3-4 केसेस बन सकते हैं। एक केस ये है हमारा, आप देखिए सारे केसेस बनाते हैं तो आपको क्लैरिटी होगी। दूसरा केस ये है, ये आर है हमारा, इस पे ठीक परपेंडिकुलर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल है। अब आप देखिए ये आर है, इस पे इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बोला था हाउ एंड वेयर फोर्स इज अप्लाइड, यहां वहां लीनियर मोशन में। अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, यहां पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहेगा। केवल आर क्रॉस एफ या फोर्स इनटू डिस्टेंस याद कर लेने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने की जरूरत है। ये आपके माइंड में क्लियर हो गया, तभी हमने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लीनियर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली फोर्स, बट रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ हाउ एंड वेयर दिस फोर्स इज अप्लाइड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ केस हमारा क्या बनता है, ये है इस तरीके से, और हमारा फोर्स इधर एक्ट कर रहा है एफ। आप देखिए, ये देखिए, इसको एक दरवाजा ही मानिए, गेट एक मानिए आप अपने घर का। इस पॉइंट पे ये रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां से आर डिस्टेंस पे आप इसको उसी डिस्टेंस के डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आर और एफ के बीच में क्या एंगल आप बना रहे हो, 0 डिग्री का। बस यही समझना है आपको डायरेक्शन के बारे में कि थीटा कितना वर्क कर रहा है। अब आप देखो यहां पे थीटा कितना एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री। यहां पर थीटा क्या होगा आपको समझना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, और ये जहां पे इसका परपेंडिकुलर आएगा इस एक्सिस पे, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, फोर्स पे, इन दोनों के बीच का हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये इस पूरे लाइन पे, इस पॉइंट से जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस ये यहां पे आर है। बट जनरली डेटा क्या है, वो ये आर देता है और आपको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम इसको आर डैश ले लेते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में ये आर देगा, आपको ये आर कैलकुलेट करना होगा। वो सपोज ये थीटा है तो आर साइन थीटा इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, उसके लिए और भी चीजें नोन देगा, आप ये वहां से कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली इधर आप देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, मींस कि दोनों पॉइंट के बीच का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। बस ये मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक इन चारों केसेस से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर समझ में आ रही है तो आप देखिए हमारा टाउ क्या है, आर एफ साइन थीटा, मीन्स टाउ इक्वल व्हाट, आर एफ साइन 0। फर्स्ट सिचुएशन means tau equal sin 0 means what, 0. So therefore tau equal what, 0. This is tau minimum, in which case our tau torque is minimum where theta is 0 degree. There will be no torque. अगर आप किसी दरवाजे को पकड़ के खींचो, अगर आप किसी दरवाजे को पकड़ के खींचोगे
तो उसमें टॉर्क जनरेट नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, रोटेट नहीं करेगा। टॉर्क कहने का मतलब कि एक ऐसा फोर्स अप्लाई करना जिससे वो रोटेट कर जाए, बस इतना ही समझना है। टॉर्क मींस व्हाट? एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है जिससे वो ऑब्जेक्ट रोटेट करे। रोटेट कैसे करे? किसी एक्सिस के अराउंड। आई थिंक अभी आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम कितना होगा? तो आइए देखते हैं कि सेकेंड सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा हमारा, तो व्हाट इज दिस? दिस इज आर एफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है। दिस इज टाउ मैक्स, दिस इज आर एफ। अभी मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल 0 पे हमारा टाउ मिनिमम होगा, बिल्कुल 0 होगा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारा ये आर इंटू एफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, ऐसे सिचुएशन में इन बिटवीन होंगे, इन दोनों के बीच में ही ये रहेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही बाकी दोनों केसेस लाई करेंगे। तो अभी हमने यहां पे क्या डिस्कस किया कि टॉर्क क्या है? टॉर्क बस एक सिंपल लाइन में, सिंपल वर्ड में आप समझिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाता है, तो इट मींस कि उसके अंदर टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। उसी को टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इससे इजी में कुछ नहीं हो सकता, इससे इजीएस्ट नहीं समझा सकते। और उसी चीज को फॉर्मूले के फॉर्म में या डेफिनेशन के फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। माइंड में फिट करने के लिए टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स तो इतना ही है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे आप लगाइए तो वो रोटेट कर जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे रोटेट ही होगा। देखिए ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स में दरवाजे खींच रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में टॉर्क जनरेट नहीं होगा, आपको दिख रहा है, जीरो है टॉर्क, मिनिमम है टॉर्क 0 डिग्री पे। बट जैसे ही एंगल चेंज होना शुरू होगा, टॉर्क जनरेट होना शुरू होगा और मैक्सिमम हमारा इस सिचुएशन में टाउ मैक्स आर इंटू एफ आएगा। आई थिंक ये इतना जो कॉन्सेप्ट है टॉर्क का, अगर आपको समझ में आता है और आप अगर इतनी चीजों को केवल समझ लेते हो, तो कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को अच्छी तरीके से थोड़ा सा अपने माइंड में आप लोग फिट करिए। फिर अपने नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम और फर्दर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बहुत लेंथी चैप्टर है थोड़ा, बट इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।